हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं देव अवस्थी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर 1, जो कि साइंस के हिसाब से आपका अध्याय 6 है, जैव प्रक्रम। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट की, कहा सर जो बायो का चैप्टर 1 है उस पर वीडियो बनाइए, तो उन बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। कोई भी आदमी पैदा होने से लेके मरने तक जितनी भी प्रक्रियाएं या प्रक्रम को करता है वह सब आपकी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं और उनका कहीं ना कहीं हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए यूज हो। चलो पहला जो टॉपिक है, पहली हेडिंग है आपकी, वो है जैव प्रक्रम। क्या है जैव प्रक्रम? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब है मेंटेनेंस। जैसे कि आप दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपकी जो कोशिकाएं हैं वो टूट फूट जाती हैं, या फिर आपके कहीं घाव हो गया, चोट लग गई, जख्म हो गई, या फिर आपकी हड्डी टूट गई, तो इन सबको भरने का काम या रिकवरी का काम, मेंटेनेंस का काम, ये सब कैसे होता है? ये न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की मदद से होता है। और ये किस में आता है? ये आपका जैव प्रक्रम में आता है। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे जैव प्रक्रम वो जितने भी प्रक्रम जो किसी भी जीव का जो है अनुरक्षण करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं जैव प्रक्रम। चलिए अगली हेडिंग की बात करेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जैव प्रक्रम में उदाहरण कौन कौन से आते हैं। तो जैव प्रक्रम का पहला उदाहरण है आपका पोषण। पोषण क्या होता है? मान लो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको चलना है, तो चलने के लिए जो आपको ऊर्जा मिलेगी, या दौड़ना है, दौड़ने के लिए जो आपको ऊर्जा मिलेगी वो ऊर्जा मिलती है पोषण से। पोषण में हम लोग खाना खाते हैं, उस खाना को परिवर्तित कर दिया जाता है ऊर्जा के रूप में। फिर अगली बात आती है आपकी श्वसन। श्वसन क्या है? हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और ये सब किस लिए यूज होती है? तो हमने जो खाना खाया है उस खाना को जब हम पचाएंगे तो पचाने में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग कुछ जलाते हैं, तो ऐसे ही हमारा फूड जो खाना हमने खाया है वो भी आपका जलता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। फिर बात आती है वहन की। वहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कोई भी पोषक तत्व है, मान लो मेरी छोटी आंत है, उसमें मैंने पोषक तत्व का पाचन किया, अब उसके बाद में उनको हमारे खून में ले जाया जाएगा, ब्लड में कन्वर्जन होगा, तो ये सारा कुछ वहन के अंतर्गत आता है। फिर बात आती है उत्सर्जन की। उत्सर्जन क्या है? जो हमने डाइजेस्ट कर लिया, जो हमने हजम कर लिया वो ठीक है, जो हमारा अपचा रह गया या फिर जो हम हजम नहीं कर पाए उसे हम क्या कर देंगे? तो उसे हम उत्सर्जित कर देंगे, चाहे फिर वो मल हो या फिर मूत्र हो। इसके बाद में अगली बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो अगला जो आपका है वो है पोषण। पोषण का मतलब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को, एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने खाना खाया, खाने के बाद क्या करेंगे? उसका हम अवशोषण करेंगे और अवशोषण का हम यूज कर लेंगे उसके बाद में। तो यहाँ पे क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है या फिर बांटा जा सकता है। तो कैसे कैसे हो जाएंगे? एक आपका हो जाएगा पहले पोषण में स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है? अगर कोई भी जीव जंतु अपना भोजन खुद बना रहा है, अपने आप बना रहा है, तब उसे हम बोलेंगे, या फिर जो दूसरों पे निर्भर ना हो उसे हम लोग बोलेंगे स्वपोषी पोषण। वही विषमपोषी पोषण, जिसमें जीव क्या करेगा? जीव अपना खाना, अपना भोजन खुद नहीं बना सकता बल्कि दूसरों पर निर्भर करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं विषमपोषी भोजन। जैसे कि हरे पेड़ पौधे हैं, तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये नीचे से यानी कि ज़मीन से पानी लेते हैं और बाहर हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दोनों को लेने के बाद ये उनकी प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल यानी कि जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित, उसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। फिर बात आती है आपकी परपोषी या विषमपोषी, वो जो अपना भोजन नहीं बना सकते। अब हम हैं, हम अपना भोजन किससे मांगेंगे? मम्मी पापा से मांगेंगे। फिर मम्मी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो सब्जी बनाएंगी वो सब्जी वाले पे निर्भर, सब्जी वाला खेत वाले पे। तो इस तरह से हम दूसरों पे निर्भर हैं, यानी कि हम किस पोषण के अंतर्गत आते हैं? तो हम लोग आते हैं विषमपोषी पोषण के अंतर्गत।
फिर यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण आपको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ ली जाती है आपसे। तो यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को क्या है, बाहर से लिए, यानी कि बाहर से क्या लेगा, ये आपका बाहर से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा CO2 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका H2O। ठीक है, CO2 और H2O दोनों को लेके तो बाहर से लिए हुए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाएंगे, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 6CO2 + 12 H2O और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। ये आपका C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन निकल रही है और आपका वाटर निकल रहा है। जो ऑक्सीजन और वाटर है ये आपका जो पौधा होता है, पत्ती होती है, पत्ती में छिद्र होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा के तहत बाहर निकल जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होती है। तो पहली तो आपको ध्यान रखनी है क्या, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश आपका इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और अगला क्या है आपका जल। तो जल तो हमें जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है मिट्टी से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे कहाँ मिलती है, वायुमंडल में मिल जाती है। फिर है प्रकाश संश्लेषण में क्या घटनाएं होती हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण जो हमें दिखता है ये दरअसल एक्चुअल में वास्तव में होता कैसे है, या फिर इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जो ग्रीन कलर यानी कि हरे कलर का पिगमेंट होता है उससे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद में जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करेंगे। फिर जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होगा। इसके बाद में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाती है, यानी कि अपचयित हो जाती है। फिर हम बात करते हैं रंध्र की, यानी कि स्टोमेटा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है क्या होता है रंध्र। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। आपको ध्यान रखना है, जो पत्तियां होगी, मान लो कोई आपकी लीव है, पत्ती है, तो पत्ती में क्या होता है, पत्ती में छिद्र होते हैं, तो जो छिद्र हैं उन्हीं को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। इसके बाद में बात आती है कि जो आपका रंध्र है या फिर आपका स्टोमेटा है उसके कार्य क्या क्या है, प्रमुख कार्य क्या है। तो पहला तो है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश जो आदान प्रदान है वो आपका इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान होगा वो आपका रंध्रों के द्वारा होगा। दूसरी बात क्या है, जब वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में जब निकलता है तो वो आपका रंध्र के द्वारा ही निकलता है। यहाँ पे आपका ये डायग्राम दिया गया है और डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये क्या है, द्वार छिद्रिका है और ये आपकी रंध्र छिद्रिका है। ये एपिडर्मिक यानी कि अधिचर्म कोशिका होती है और ये आपकी सहायक सेल यानी कि हेल्पफुल सेल होती है। ये जो छिद्र आपको ये इतना रंध्र छिद्र दिख रहा है, इससे क्या होता है, इससे जो है जल और वायु का या फिर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो है ट्रांसफ़र होता है, इधर से ही निकलता है। डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। और ये क्या करते हैं, ये ओपन क्लोज होते रहते हैं। जो ये जो होल है, ये जो छिद्र है वो आपका खुलता रहता है, बंद होता रहता है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं परपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी की अगर हम बात करें तो विषमपोषी में सबसे पहला आपका आता है प्राणी पोषण, प्राणी संपोषण या फिर प्राणी पोषण। क्या है ये प्राणी संपोषण आपका, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो भी जीव है संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं और इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले भोजन को अंदर ले जाया जाएगा, फिर जो भी भोजन हमने अंदर ले गए हैं उसे हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, उसके बाद में तोड़ने के बाद उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाएगा। और चौथा स्टेप आपका ये होता है कि जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजा है उससे हम लोग एनर्जी को निकालेंगे। और उसके बाद में जो आखिरी स्टेप है, 5वां जो चरण है, तो 5वां चरण क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने हजम करने के बाद जो बचा हुआ रह गया है उसको हम शरीर के बाहर निकाल देते हैं। तो ये 5 लक्षण कौन परफॉर्म करता है,
ये आपका प्राणी संपोषण करता है, या फिर हम कह सकते हैं होलोजोइक पोषण में ये सब होता है। अमीबा एक इसका अच्छा उदाहरण है। फिर बात आती है आपकी मृतजीवी पोषण की, यानी कि सैप्रोफिटिक में कौन से आते हैं, तो सैप्रोफिटिक में आपके वो आते हैं जो आपके सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करें, जैसे कि आप देखते होंगे फफूंदी, कबक, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके मृतजीवी यानी कि सैप्रोफिटिक पोषण में आते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। फिर अगली बात आती है आपकी परजीवी पोषण की। परजीवी पोषण क्या होता है, इसमें जो भी हमारा पोषण देने वाला होगा तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह के उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी वे होते हैं जो जीवों के शरीर के अंदर रहेंगे या फिर बाहर रहेंगे, उनको बिना मारे ही उनसे अपना पोषण जो है वो आपका प्राप्त करेंगे। आपको ध्यान रखना है इसमें अमरवेल, जूं, फीताकृमि और आप जोंक को याद रख सकते हैं। जोंक आपके शरीर के बाहर से ही पोषण लेती है, खून आपका चूस लेगी। या फिर हम बात कर सकते हैं स्टेपवॉर्म की। स्टेपवॉर्म यानी कि जो आपका आंत का कीड़ा होता है। आंत का कीड़ा क्या करता है, आपके पेट के अंदर रहता है और आप जो कुछ भी खाते हैं उससे जितना भी उससे न्यूट्रिशन आएगा, पोषण आएगा, वो सारा उसको मिलता है, वो आपका हेल्दी होता जाता है और आप कतई चोंगा होते चले जाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अमीबा में पोषण की। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, सारा कुछ नोट्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। अमीबा में ध्यान रखना है आपको, ये दो इसके फॉल्स फूट होते हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, पादाव या फिर कूटपाद बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके पास कोई माइन्यूट बैक्टीरिया छोटा सा कण आता है तो ये कण को अपनी तरफ खींचता है। ये अपने झूठे वाले पैर, ये जो दिख रहे होंगे आपको यहाँ, ये इन पैर को खोलता है और इन पैर को खोलने के बाद वो उस माइन्यूट यानी कि छोटे से बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया को अपनी तरफ ले जाता है। उसके बाद में उसको खा लेता है। ये लिखा है आपका खाद्य रिक्तिका है, यहीं से अंदर घुस जाता है। खाद्य कण जो है अंदर चला जाएगा यानी कि माइन्यूट बैक्टीरिया, फिर इसे क्या करेगा, खा लेगा और जो बचेगा उसे ये आपका बाद में निकाल के फेंक देता है। यही यहाँ एक एक स्टेप वाइज सारा कुछ लिखा है इन नोट्स में, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। खाद्य रिक्तिका, फिर ये जटिल का विघटन जो है सरल में होता है, फिर बचा हुआ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, ये शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम की। पैरामीशियम का पोषण जो है, हाँ, तो अब हम बात करने जा रहे हैं पैरामीशियम में पोषण। देखो पैरामीशियम क्या है, ये चप्पल के तरीके का होता है, काम तो चप्पल जैसा नहीं होता है लेकिन हाँ ये चप्पल के जैसा होता है। पैरामीशियम में पश्चाव होता है, यानी कि कोशिका जो है वो पूरी तरह से ढकी हुई होगी और भोजन जो है वो एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, इसके बाद में उसे बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे मनुष्य में पोषण की कि जो मनुष्य है उसमें पोषण आपका कैसे होता है। सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को अंदर ले जाना। इसके बाद में अगला आता है आपका पाचन, यानी कि जो हमने भोजन अंदर ले गए हैं उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। फिर अवशोषण, जो हमने छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ा है उसे शरीर के सभी हिस्सों में भेज देंगे। फिर आपका स्वांगीकरण, जो हमने शरीर के सभी हिस्सों में भोजन भेजा है उससे हम ऊर्जा को निकालेंगे। फिर आपका वहिक्षेपण, जो आपका बचा हुआ है उसे हम लोग बाहर निकाल के क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो यहाँ पे आहार नाल जो है वो मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है और ये लगभग 9 मीटर की होती है। आपको ध्यान रखना है, जो आहार नाल है जिसे इंग्लिश में ईसोफेगस भी बोलते हैं या फिर फूड पाइप बोलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुंह से। मुंह क्या करता है, भोजन का अंत ग्रहण करता है, यानी कि भोजन को अंदर ले जाता है। फिर बात आती है दांतों की, तो दांतों का काम होता है भोजन को चबाना। फिर जीवा, जीवा क्या करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाती है। इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथि होती हैं, उनसे लार मिल जाती है। फिर आपकी अगले बारे में बात की गई है लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथि क्या करती है, लार ग्रंथि से जो रस निकलता है उसे हम लोग लार बोलते हैं या फिर लार रस भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं। और इसमें पाया क्या जाता है स्टार्च, लार, एमिलेस, एंजाइम, माल्टोस शर्करा। तो ये इसको कई बार पटाइलिन या फिर एमाइलेज भी कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। फिर बात आती है भोजन ग्रसिका की। भोजन ग्रसिका क्या है, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांचुक गति पेरिस्टल्टिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। इसका कैसे मूवमेंट होगा, इसका मूवमेंट इस तरह से होता है, पहले एक बार इस तरह से
कभी एक्सपेंड, कभी बढ़ा, कभी कम। जैसे हमारा खाना जा रहा है तो ये खाना एंटर किया, पहले छोटा होगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर जैसे ही खाना पास और इस नली से खाना जो है वो आपका पास करता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचक गति, यानी कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। चलिए फिर इसके बाद में इधर सबसे पहले अगर आपको खाना लेना है, आप इधर जीवा पे खाना रखेंगे, मतलब फिर क्या होगा, दांत से आप उसको चबाएंगे, उसमें लार मिक्स होगी। उसके बाद में ये ईसोफेगस यानी कि जो ग्रसिका है, फूड पाइप है, इससे ये अंदर जाएगा। यहाँ ये आपका स्टमक है, पेट है। पेट में जो खाना है वो आपका 90% जो डाइजेशन है वो आपका कहाँ होता है, तो 90% डाइजेशन आपका इस स्टमक यानी कि पेट में होता है, और ये आपका 3 से 4 घंटों तक इसी में रुका रहता है, पेट में। फिर ये आपका छोटी आंत है, छोटी आंत में भेजा जाता है। उसके बाद में बड़ी आंत, ये बड़ी आंत दिख रही होगी, जो छोटी आंत है वो आपकी दरअसल बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी होती है 6.5, कई बार कई जगह बुक्स में इसको 6 भी दिया गया होता है, जबकि जो बड़ी आंत है वो आपकी 1.5 मीटर की लॉन्ग होती है, लंबी होती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी कुछ है वो सारा कुछ यहाँ लिखा है। जिह्वा, मुख, ग्रसिका ये नली है, फूड पाइप, अमाशय, अमाशय यानी कि पेट, स्टमक बोलते हैं, क्षुद्रांत छोटी आंत, बृहदांत बड़ी आंत, कोलन, फिर ये गुदादर, यहाँ से कुछ भी अवशेष है वो बचा हुआ चला जाता है। ये आपकी परिशोषिका है। कई बार क्या होता है, इसका दरअसल कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर चावल वगैरह कुछ इसमें फंस जाए तो आपको एक ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ये पित्त की यहाँ यकृत है, यकृत क्या करता है, यकृत रस को सेक्रेट करता है। यहाँ पे ये आपका फिर पित्त का भंडारण पित्ताशय होता है, नली से ये आपका सीधे कहाँ, अमाशय में गिरता है जाके। कई बार क्या होता है कि हमें एसिडिटी हो जाती है, तो वहाँ एसिडिटी होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है हमारे लीवर यानी यकृत का वर्क ना करना। अगर आपका लीवर वर्क करना बंद कर दे तो फिर आपको अपच रहेगी, हर समय आपको ये लगेगा जो भी आपने खाया है उसे आप तुरंत वमिट कर देंगे, यानी कि उल्टी हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमाशय की। अमाशय क्या है, अमाशय में कौन कौन सी ग्रंथि होती हैं, क्या क्या इनका काम होता है। तो जठर ग्रंथियों की बात कर रहे हैं सबसे पहले। इनसे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन निकलता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और श्लेष्मा निकलती है। तो समझिए पहले पेप्सिन का क्या काम होता है। पेप्सिन जो है वो पाचक एंजाइम होता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग यानी कि तेज़ अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर बात आती है श्लेष्मा। श्लेष्मा जो है अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। फिर इसके बाद में बात आती है क्षुद्रांत की। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, आंत रस निकलता है इससे। इसमें क्या होता है, क्या क्या परिवर्तित करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, बसा को बसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने का काम करता है ये। फिर इसके बाद में यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। और क्या यकृत से क्या होगा, यकृत से आपका पित्तरस, आपको ध्यान रखना है, जो यकृत है उससे पित्तरस और फिर पित्त लवण। फिर इसके बाद में बसा, बसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं को, किसमें, पित्त लवण इमल्सीकरण होता है छोटी गोलिकाओं में। ठीक है, बड़ी बड़ी गोलिकाओं में जो बसा होगी। फिर अग्नाशय क्या, अग्नाशय में क्या होता है, तो अग्नाशय में होता है आपका अग्नाशयिक रस। ठीक है, उसके बाद में पैनक्रियाटिक जूस, या फिर आप इसको समझ सकते हैं इंग्लिश में पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज, ये तीनों आपके यहीं होते हैं। फिर प्रोटीन का किस में कन्वर्जन होता है, तो प्रोटीन का आपका ट्रिप्सिन करता है पेप्टोन्स में, बसा लाइपेज करता है किसमें, बसा अम्ल में, और स्टार्च का एमिलेस करता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट बात आती है दार्द्रोम की। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, इनको हम लोग माइक्रोबिलाई भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी छोटी आंत में पाए जाते हैं, ये आपके छोटी आंत में पाए जाते हैं। ये अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे अवशोषण जो है वो आपका अच्छा हो सके। फिर बात आती है बृहदांत्र की, तो जल का अवशोषण करते हैं। और इसके बाद में वज्र, जितने भी बेकार पदार्थ हैं, ठीक है, वर्ज्य पदार्थ जो हैं, जो आपके बेकार पदार्थ हैं, इनका गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर देती है। कौन करता है, तो ये आपका काम होता है बड़ी आंत का। इसके बाद में अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं, तो वो है आपकी श्वसन। श्वसन क्या है, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है।
ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। फिर विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज जो है उसका विखंडन कैसे होता है ये समझिएगा आप लोग। देखो ग्लूकोज है, फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, C6H12O6। इसमें कार्बन की जो है 6 मात्रा होती है, 6 होता है। कोशिका द्रव में ये होता है, और ये चूँकि आपका अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आपका कहाँ जाएगा? ग्लूकोज ये सब कुछ कोशिका द्रव, और इसमें ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। फिर अगर ऑक्सीजन, मान लो जो ग्लूकोज है, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जैसे कि हम जब दौड़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन उपस्थित होती है, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो इसमें क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और वही अगर हम बात करें ऑक्सीजन का अभाव है, तो ऑक्सीजन के अभाव में ये आपका लैक्टिक अम्ल में या फिर लैक्टिक एसिड में प्लस ऊर्जा बनती है। जबकि अगर हम बात करें अगर ऑक्सीजन उपस्थित है, यानी कि अगर ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा सब कुछ बनेगा। और ये आपका ये जो अभिक्रिया है वो कहाँ कंप्लीट होती है? तो ये आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस कहा जाता है। ये हमारा लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है? तो हमारी पेशी की कोशिका में। और यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये आपका कहाँ, जैसे कि ईस्ट किण्वन में होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे श्वसन की। तो श्वसन में सबसे पहले हम इसके श्वसन के प्रकार देखेंगे। श्वसन के 2 प्रकार, एक तो आपका वायवीय यानी कि जब हवा उपस्थित हो, दूसरा आपका अवायवीय जब हवा की अनुपस्थित हो या फिर हवा आपकी उपस्थित ना हो। तो क्या है? सबसे पहले वायवीय श्वसन में क्या, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जो वायवीय श्वसन है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, और क्या क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे अपूर्ण उपचयन होगा, जिसमें कि एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होगी। यह आपका कहाँ होगा? यह आपका कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में यह आपका केवल कोशिका द्रव्य में होता है। यहाँ अधिक ऊर्जा यानी कि 36 ATP एमिनो ट्राइफॉस्फेट, जबकि यहाँ पे आपकी कम ऊर्जा है जो कि आपकी 2 ATP, इसका उदाहरण है ईस्ट में होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसके बाद में बात करते हैं हम लोग मानव श्वसन तंत्र की। तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले बात आती है नासाद्वार की, नासाद्वार से ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद में हम लोग पहुंचते हैं गले, गले से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, फिर आपका श्वसनिका में, श्वसनिका से फुफ्फुस यानी कि फेफड़े में, वहाँ से कूपिका कोश में, और उसके बाद में रुधिर वाहिकाएँ। तो समझिएगा पूरा ये प्रोसेस जो है, प्रोसीजर आप ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है? सबसे पहले ये नासाद्वार है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हम अंदर ले जाएंगे। फिर आपकी ये मुख गुहा है, और ग्रसनी ये जो नली है, इससे गले से होते हुए श्वास नली पे यहाँ पे उपास्थि बले होते हैं। उपास्थि बले का क्या काम होता है? ये आपके जो हैं इस तरह बिहेव करते हैं, जिससे कि जो आपकी फूड पाइप है, जिससे खाना जाता है और जिससे आपकी हवा जाती है, दोनों एक साथ कोलैप्स ना कर जाएं या दोनों एक में मिल ना जाएं, इसलिए ये आपके बले, ये रिंग, कार्टिलेज रिंग बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ये लगे हुए होते हैं। फिर इसके बाद में ये आपका कहाँ जाएगा? तो ये श्वसनी में 2 श्वसनियाँ होती हैं, 2 श्वसनी होती हैं, फिर श्वसनिका में, और श्वसनिका से ये आपका कूपिका कोश में, कूपिका, फिर श्वसन नलिकाएँ होती हुए श्वसनिकाएँ में होते हुए कूपिका में पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वेलर। वहाँ इसके अंदर क्या होता है? इसके अगर अंदर की हम बात करें, ये आप देख रहे होंगे, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्लड आता है। ब्लड कौन सा वाला आएगा? तो वो ब्लड आता है जो आपका, जिसके साथ में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड आएगा, और इधर से हमारी जाती है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जाएगी, और वो ब्लड आएगा जिसमें आपका क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ पे गैसेस का इंटरचेंज होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से निकल जाएगी और ब्लड में एंटर कर जाएगी ऑक्सीजन। अब जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वाला चक्कर चलता है, तो ये चक्कर कौन चलाता है? इस चक्कर को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्लड का। ये सारा कुछ यहाँ होता है, ब्लड का रोल होता है। ब्लड ही ऑक्सीजन को इधर से उधर
कैरी करने का काम करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले नासा द्वार से ऑक्सीजन गई अंदर, फिर आपकी ये इधर ग्रसनी कंठ होते हुए, श्वास नली से होते हुए, और इसके बाद में ये आपकी श्वसनिकाएं, श्वसनी और श्वसनिकाओं से होते हुए कहाँ पहुँचती है? कूपिका कोष में पहुँचती है। कूपिका के अंदर क्या होता है? गैसों का इंटरचेंज होता है, यानी कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। कौन? तो ये आपका काम करता है ब्लड। इसीलिए जो आपका रक्त का शोधन होता है, तो रक्त का शोधन भी कहाँ होता है? ये भी आपका फेफड़ों में ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं मानव श्वसन क्रिया की। तो मानव श्वसन क्रिया में क्या है आपका? मानव श्वसन क्रिया में एक आपका अंतः श्वसन और एक आपका उच्च श्वसन। समझिए आप। तो अंतः श्वसन क्या है? अंतः श्वसन के दौरान जो आपकी वृक्षीय गुहा है वो फैलती है, और इसके बाद में इधर हम देखें तो वृक्षीय गुहा जो है वो आपकी मूल आकार में वापस आ जाती है उच्च वचन में। यहाँ अंतः श्वसन की बात करें तो पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं। यहाँ पे क्या है? पसलियों की पेशियाँ जो हैं वो शिथिल हो जाती हैं। यहाँ बच्च ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, यहाँ पे फिर से अपने वापस स्थान पे आ जाता है। यहाँ गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में बढ़ती है, जबकि यहाँ गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। इंग्लिश में ये आपका क्या रहेगा? तो ये रहेगा इनहेलेशन, ये एक्सलेशन। मतलब इनहेलेशन का मतलब अंदर ले जाना और ये बाहर ले जाना, वायु को छोड़ना और ये यहाँ पे ग्रहण करना। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं दी गई हैं। पहले बात की गई है अंत श्वसन की या अंतः श्वसन, तो सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना है। इसके बाद में उच्च श्वसन, तो इसमें क्या है? फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना है। फिर स्थलीय जीव की बात करते हैं तो इनको श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि जो आपके जल जीव जो हैं, जो जल में रहते हैं, वो क्या करते हैं? तो वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ और टर्म दिए गए हैं, जैसे कि कूपिका है, रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। कैसे आपकी गैसों का आदान प्रदान होता है? सबसे पहले जो आपकी वायु है जिसमें O2 हो, वो आपकी कूपिका में, कूपिका से रक्त वाहिका में, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो क्या RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलके HbO2 बनाती है। फिर इसके बाद में जो क्या होता है कि धमनी द्वारा O2 जो है वो आपकी ऊतकों में पहुंचती है। ऊतक समझते होंगे, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? कोशिकाएं ही मिलके ऊतक को बनाती हैं। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ऊतकों में। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, ये भी कहाँ होता है? ऊतकों में होता है। फिर दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो दूसरे स्टेप में क्या है? जो CO2 है, जो आपकी कहाँ है? ऊतकों में। ऊतकों से ये CO2 रक्त वाहिकाओं में, फिर CO2 का रक्त में विसरण होता है, फिर रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में पहुंचती है। CO2 का कूपिका कोष में विसरण होता है, फिर CO2 का मोचन यानी कि नासा द्वार में विसरण द्वारा ये आपकी बाहर निकल लेती है। अगली हेडिंग की बात करें तो अगला टॉपिक है आपका संवहन। क्या होता है संवहन? ये आपकी वो वहन नहीं है, यहाँ पे ये इसका मतलब है चलिए, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। क्या होता है? जो आपका मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन तथा और भी जितनी आवश्यक पदार्थ हैं उन सब की लगातार पूर्ति जो तंत्र करेगा उसे क्या बोलेंगे? संवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं संवहन तंत्र के अवयवों के बारे में। तो मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं जो आपके नीचे दिए गए हैं। एक आपका क्या है? तो सबसे पहले है आपका हृदय। समझते होंगे, आपको दिल के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी होगी। फिर है आपका रक्त नलिकाएं, धमनी व शिरा, ये दो प्रकार की रक्त नलिकाएं हैं। फिर वहन माध्यम रक्त व लसिका। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे ये। तो रक्त की बात करें हम, रक्त में क्या है? रक्त अगर आप देखा जाए तो एक तो आपका ठोस अवयव और दूसरा आपका द्रव अवयव। ठोस अवयव में रुधिर कणिकाएँ होती हैं, जो कौन कौन सी होंगी? रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और रक्त प्लेटलेट्स। आपको ध्यान रखना है, रेड ब्लड कार्पल्स RBC जिनका जीवन जो है वो 120 दिन होता है, इनका 1 से 2 दिन।
श्वेत रक्त कणिकाओं का और रक्त प्लेटलेट्स, ये आपकी हमारी बॉडी में असंख्य पाई जाती हैं, लाखों, नंबर, न्यूमरस। फिर बात आती है द्रवीय यानी कि प्लाज्मा की फॉर्म में। तो पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व ये भी आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। जो लाल रक्त कणिकाओं की बात कर रहे हैं इनको लाल रंग देता कौन है? तो ये आपका होता है HB यानी कि हीमोग्लोबिन। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC हैं, ये शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक हैं। ये हमें क्या करती हैं? ये जितने भी रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। जबकि प्लेटलेट्स जो हैं ये आपकी रक्त का थक्का जमाने में कारगर होती हैं। अगर आपका रक्त का थक्का नहीं जम रहा है तो आपका खून जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बह जाएगा और ये आपका लक्षण है कहीं ना कहीं विटामिन K की कमी का। अगर रक्त नहीं जम रहा है, थक्का नहीं जम रहा है, इसका मतलब आप में विटामिन K की कमी है। तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे रक्त वाहिका की। जो रक्त को ले जाती हैं वो क्या होती हैं? तो एक तो आपकी धमनी और एक आपकी सिरा, दोनों आपको ध्यान रखनी है। इनमें अंतर बहुत ज़रूरी है। तो धमनी क्या है? धमनी की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले जो आपका गंदा खून यानी कि जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके पूरे शरीर से आता है वो आपका हृदय में आता है। हृदय क्या करता है? हृदय उसको फेफड़ों के पास भेज देता है। फेफड़े उस रक्त को परिष्कृत करते हैं यानी कि शुद्ध करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पहला धमनी का क्या काम होता है? ये धमनी जो है वो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद सिर्फ क्या है? तो ये आपकी है फुफ्फुस धमनी। यहाँ हम बात करें सिराओं की, तो सिराएं क्या हैं? विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। अपवाद है इसका फुफ्फुस सिरा। दो अंतर हैं। फुफ्फुस धमनी ये अपना काम उल्टा करती है, सिरे का काम करती है, और जो फुफ्फुस सिरा है वो भी अपना काम उल्टा करता है, वो धमनी का काम करता है। फिर धमनी की भित्ति जो है वो मोटी होती है और अधिक लचीली होती है, जबकि सिरा की भित्ति जो है वो कम मोटी व कम लचीली होती है। इसमें वाल्व होते हैं, वाल्व नहीं होते हैं धमनी में, जबकि सिरा में वाल्व होते हैं। ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के बीच पाई जाती है। ये आपकी सतही होती है यानी कि सुपरफिशियल होती है। चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे पूरा अच्छे से आपको डायग्राम बना के समझाया गया है कि क्या कैसे क्या हो रहा है। देखो ये फुफ्फुस फेफड़े हैं, ध्यान रखना है। इनसे फुफ्फुस सिरा यानी कि विऑक्सीजनीकृत रुधिर, और आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये, देखो हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। एक आपका क्या? तो एक आपका दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। सबसे पहले जो खून है वो आपका कहाँ जाता है? तो वो आपका पहुंचता है गंदा पूरे शरीर से एकत्र होकर दायां आलिंद में। इसके बाद में ये वाल्व होते हैं, ये खुलते रहते हैं। तो इसके बाद में दायां निलय में, दायां निलय से ये फेफड़ों में भेज दिया जाता है। वहाँ से शुद्धिकरण के बाद कहाँ आता है? तो ये आपका आता है बायां आलिंद में और फिर बायां निलय में, और इसके बाद में ये पूरे शरीर में, शरीर के सभी अंगों में भेज दिया जाता है। फिर से ये गंदा होके इधर दायां निल्द में आ जाता है और ये आपका चलता रहता है इधर। इसके बाद में दायां निल्द के बाद में ये आपका फेफड़ों को भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा चलता रहता है। आपसे पूछा कि जाता है जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है। और इनके बीच में जो होता है जिससे ये पंप किया जाता है यानी कि दबाया जाता है, वो आपका एक वाल्व होता है। आगे चलेंगे हम लोग तो रेखा चित्र आपको समझ में आ गया होगा। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है, यानी कि रुधिर को ले फिरता है, घूमता है बेचारा। हालांकि लोगों ने इसकी बहुत सारी डिफिनेशन दे रखी है कि हृदय का ये काम होता है, वो काम होता है। बेचारे का कुछ ऐसा वैसा काम नहीं होता है, इसका काम सिर्फ हमारे खून को साफ करना होता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की जो पेशीय भित्ति है वो मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। आगे चलते हैं। ये आपको सही डायग्राम है, ये आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, समझ लेना है पूरा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आप बनाइएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसके बाद में हम बात करेंगे
लसिका की। क्या है लसिका? तो ये आपका तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो क्या होता है कि ये आपका हमें जो है किसी भी पोषण न्यूट्रिएंट्स को या फिर पोषक तत्व जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में मदद करता है। फिर हम बात करने जा रहे हैं पादपों में परिवहन की, यानी जो पेड़ पौधे हैं इनमें कैसे होता है। तो इनमें दो की तरह से होता है। जाइलम से आपको ध्यान रखना है ट्रिक के माध्यम से कि जाइलम जो है ये क्या करता है, जल को ले जाता है। फ्लोएम जो है फूड, यानी कि ये आपका भोज्य पदार्थों को ले जाता है। तो आप समझिएगा जाइलम जो है, जाइलम क्या है? जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। फिर बात करें हम जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की तरफ धकेलता रहता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये जल पहुंचता है तो वो कैसे चलता है? वो जाइलम की मदद से चलता है। और अगर हम बात करें जो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से हरी पत्तियों तथा यानी कि जो पर्णहरिम होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो सब आपका फ्लोएम के तहत पेड़ के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो यहाँ पे जो जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज पदार्थों के ऊपरमुखी गति में सहायक है। इस प्रक्रम द्वारा क्या होता है, ये पौधों को क्या सहायता मिलती है? तो एक तो जल का अवशोषण हो जाता है, दूसरा जल से जो जड़ है जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज पदार्थों को ऊपर की तरफ गति करने में सहायता मिलती है। पौधों में ताप नियमन में भी सहायता मिलती है। और आगे क्या है, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है पौधों में? तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण द्वारा होता है जो कि फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जो है वो ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः जो सुक्रोज है वो आपका फ्लोएम ऊतक में एटीपी की ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। फिर बात आती है मानव में उत्सर्जन की कि मानव जो है वो अपना उत्सर्जन कैसे करता है। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्या है, उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन जो है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है उत्सर्जन। आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऐसा जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में जो उपापचयी क्रियाओं में जो जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं उनका निष्कासन करना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्सर्जन बोलेंगे। फिर बात आती है मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग कौन कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी रखना है। ये कौन कौन से हैं तंत्र में अंग? तो ये कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहले है आपका एक तो किडनी होती है, किडनी आपको ध्यान रखनी है, वृक्क। दूसरा एक जोड़ा मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर, एक मूत्राशय ब्लैडर और एक आपका यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। आपको ये पूरा डायग्राम एक बार बना के अपने आप से कोशिश करनी है, बहुत अच्छे से बनाना है। एक तो ये आपका होता है बायां वृक्क और इधर वाला आपका दायां हो जाएगा। इधर बाईं वृक्कशिरा, महाधमनी ये जो लाल वाली दिख रही है, फिर आपका महाशिरा जो लाल कलर से यानी कि जो ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होती है उसे रेड से और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो आपका नीले से दिखाया जाता है जब भी हम डायग्राम बनाते हैं। तो इसके बाद में ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या पॉइंट हैं। तो वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। इसके बाद में वृक्क जो होता है उसमें मूत्र निर्माण की प्रक्रिया
कैसे पूरी होती है, कैसे कंप्लीट होती है। तो वृक्क की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है वो आपकी नेफ्रॉन है। आपको ध्यान रखना है नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ भी लेता है कि जो वृक्काणु है नेफ्रॉन है वो क्या होता है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो कोशिका गुच्छ जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, यह आपकी पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। दूसरा है आपका बोमन संपुट, नलिका का और भाग होता है, और आपका संग्राहक वाहिनी होती है जो कि कलेक्ट करती है। तो मैं आपको सबसे पहले इस डायग्राम की हम लोग बात कर लेते हैं कि वृक्क में जो उत्सर्जन है उसकी क्रियाविधि कैसे है। तो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे ये आपका ग्लोमेरुलस है। क्या है ये? ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे जो है आपका ब्लड आता है, और ये ब्लड आ रहा है आपका। ब्लड आने के बाद इधर चला जाता है, इधर आपका वेपर के थ्रू जो भी आपकी गंदगी है वो इधर आपकी डक्ट में निकाल ली जाती है, और जो अच्छा वाला है वो इधर आपका पंप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ अशुद्धियाँ जो हैं छन के एक बार फिर से फिल्टर के लिए भेजा जाता है। 2 बार आपका जो रक्त है वो आपका शुद्ध किया जाता है। चलिए, इसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे की तरफ कि इसकी जो है ये रचना आपको दिख रही है कि कैसे आता है, और कैसे इसमें से हम लोग जो हैं जो भी आपको उत्सर्जन करना होता है वो कैसे होता है। फिर सबसे पहले इसमें कौन कौन से बिंदु हैं, तो पहला है आपका कोशिका गुच्छ निस्यंदन। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी जो आपके अपशिष्ट हैं वो कोशिका गुच्छ में से छनकर वोमन संपुट में आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कैसे, कहाँ से, तो ये आपके जो भी लवण है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, ये सब कहाँ जाते हैं, ये सब आपके जो आपकी कोशिका गुच्छ है उससे छनकर वोमन संपुट में आ जाते हैं। ठीक है, कोशिका गुच्छ आपको दिख रही होगी, और उससे कहाँ आ जाएंगे, वोमन संपुट में आ जाएंगे। ठीक है, वोमन संपुट आपको ध्यान रखना है। फिर आपका क्या है, पुनः दोबारा मैंने बताया था आपको कि एक बार इसका दोबारा फिर से अवशोषण होता है। तो वृक्काणु में नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। दोबारा जो अच्छा है वो फिर से अवशोषित कर लिया जाएगा। फिर बात आती है नलिका स्त्रावण की। तो नलिका स्त्रावण में क्या है कि जो यूरिया है, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ हैं वो वृक्काणु के नलिकानुसार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं तथा मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। ठीक है, ये सारा कुछ आप डायग्राम को अगर देखेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली इसको समझना चाहते हैं तो आप कोई भी 3D एनिमेशन से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल किडनी की, यानी कि जो कृत्रिम वृक्क है वो क्या होता है। ये आपकी एक ऐसी युक्ति है जिसमें रोगियों के जो रुधिर है उसमें से, यानी कि जो ब्लड है उसमें से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकाला जाता है। कुछ लोगों की अगर ख़राब हो जाती है तो उसमें फिर हम लोग कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल किडनी है उसी का यूज़ करते हैं। प्रायः एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो एक दिन में 180 लीटर जो है आरंभिक निस्यंदन करता है वृक्क से, और जिसमें कि जो उत्सर्जित मूत्र होगा उसका आयतन लगभग 1.2 लीटर होगा। इसके बाद में पादप में उत्सर्जन की बात करेंगे कि पादप जो है उनमें उत्सर्जन कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन यानी कि जो बाष्प का उत्सर्जन है, बाष्पोत्सर्जन, उस प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, वो अपना निकाल देते हैं जल, और इसमें स्टोमेटा का योग रहता है, रंध्र का। बहुत से पादप अवशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। अन्य अवशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं, मतलब जहां मौका मिला वहीं निकाल देते हैं।